औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूदो सलाम नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी और प्रोग्राम है पूरा सच। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद अवाम को हकीकी मानों में हकीकी सच दिखाना, पूरा सच दिखाना हमारा मकसद है। हम इस प्रोग्राम में आज के हमारे प्रोग्राम का एजेंडा होगा हमारे करंट अफेयर्स के हवाले से मौजूदा सिचुएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल। हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है और दूसरी तरफ हमारे सियासतदान इसी कोरोना पे पॉइंट स्कोरिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक तरफ हुकूमती स्पोक्स पर्सन तर्जुमान वो अलग से बयान जारी करते हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन ने तो कमाल ही कर दी। वो कमाल क्या है हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान के उस वादे की जो कि उसने इस कौम से किया था और वो है सिंगल नेशनल करिकुलम। इस पे भी बात करेंगे और फिर मेन हमारा एजेंडा होगा गुज़श्ता दिनों कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गैलानी, जिनका नाम आप बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं कि वो कायदे आज़म थे कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के। और फिर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार एजुकेशनिस्ट ताहिर खुर्शीद अहमद साहब। ताहिर साहब, सबसे पहले वेलकम टू द पूरा सच। बहुत शुक्रिया जाहिद नकवी साहब। एक बड़ा अहम चीज़ जो आपने इस प्रोग्राम का जो नाम रखा वो है पूरा सच। पूरा सच हमेशा से जो है वो हक़ की बात करता है और हक़ वो है जो प्रिवेल करता है। तो हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो लोगों तक लेके जाना है वो है आप किस बात पे अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बसर करने वाले हैं, वो है हक़ और सच। और वो कब पता चलता है जब उसको आप प्लांटेड किस्म का सच ना दें बल्कि उसको पूरे हक़ाइक़ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है वो कोशिश करेंगे आप अपने नाजरीन को यहाँ उन फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक जो है पूरा सच बताएं। जी बिल्कुल, ताहिर साहब ने बहुत उम्दा बात की। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा ताहिर खुर्शीद अहमद साहब के बारे में बताता चलूँ कि कुछ तज्ज़िया निगार नज़र आते हैं और कुछ होते हैं और हमारी ये बदकिस्मती है कि मीडिया पे चंद एक ऐसे अनासर आ गए हैं जिन्होंने इसको अपना एक कारोबार बनाया और सहाफ़त को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमारी खुशकिस्मती रही कि हम हमेशा नज़ायर मीडिया ग्रुप का एन न्यूज़ का ये हमारा मकसद है कि हम अपने साथ अपने प्रोग्राम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन लोगों को बिठाया और वो लोग आए। और ताहिर खुर्शीद अहमद साहब का नाम जो इनके जानने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन जो नहीं जानने वाले उनको मैं बता दूं कि ताहिर खुर्शीद अहमद साहब की सारी ज़िंदगी मीडिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ जहाँ मीडिया गया वहाँ वहाँ ताहिर खुर्शीद अहमद साहब ने इसका उतार और चढ़ाव सारा देखा। प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। तो कोरोना पूरी दुनिया में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ताहिर साहब, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया बड़ी अवेयर है, बाखबर है इस बारे में और कोई भी बयान जारी करने से पहले खुसूसन किसी भी मुल्क का जो स्पोक्स पर्सन होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होता है, चूँकि वो उसका तर्जुमान होता है और हमारे जो तर्जुमान हैं जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपने एक बयान में हुकूमत वक्त पे इल्ज़ाम लगाते हुए ये इल्ज़ाम धर दिया कि हुकूमत ने कोई अप्रोक्सीमेटली 1200 अरब रुपए का कोरोना वैक्सीनेशन में घपला कर दिया है। सर, क्या ये कोई ये बताएं ये क्या ये सच है? अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा ना हक़ाइक़ की तरफ लेके चलते हैं। जो पूरी दुनिया में इस कोरोना की जो एक वबा फैली हुई है और ये अपनी पहली वेव के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी वेव की तरफ जा रही है। हम एक ऐसी जगह पे और एक ऐसे हुक्मरान के अंडर इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो वो चल रही है कि जिसने मेरा ख्याल है मेरे तजर्बे के मुताबिक और फिगर्स के मुताबिक सबसे बेहतरीन मैनेज किया है इस पूरी सिचुएशन को। अगर हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोविड है इस वक्त अगर हम उनके फिगर्स निकालना शुरू करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि नकवी साहब कोई 1%, कहीं 1.5%, कहीं 2% सिर्फ वैक्सीन लगी है और लोग अरबों डॉलर अपने पास लेके बैठे हैं और उनको वैक्सीन अवेलेबल नहीं है।
लेकिन जो हमारे करंट हुक्मरान हैं, इन्होंने समहाउ इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और कल तक की फिक्र के मुताबिक तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, कल मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था और बड़ा वो फ़नी ट्वीट था मेरे हिसाब से। उसमें वो फरमा रही थी कि तकरीबन 1200 अरब का जो घपला है सिर्फ वैक्सीन के कारोबार में या वैक्सीन से रिलेटेड जो भी सप्लाईज़ पाकिस्तान को मिली हैं उसके अंदर किया गया। अब अगर हम 1200 अरब को, जो कि नॉर्मली जैसे हमारे हमसाया मुल्क में भी कई अरब खरब की बात जो टीवी ड्रामों में चल रही होती है, उस तरह अगर हम बयान देना शुरू करें तो ये बड़ा अजीब सी बात है। 1200 अरब को अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें, ये तकरीबन कोई 800 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। जबकि आज के दिन में भी जो हमने टोटल अगर डोजेज़ जो कि 6 करोड़ के करीब लोगों को अगर हमने लगाई हैं, अगर उसको $5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो ये $300 मिलियन बनता है, यानी कि 800 मिलियन की करप्शन है आउट ऑफ 300 मिलियन के ऊपर। अब एक अजीब सी बात है, और बात यह है कि आप जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं से खैरात में लेके आ गया, तो इसका मतलब है ये $300 भी बेसिकली इस अजीम शख्स ने बचा के इस कौम को दे दिए। तो चूँकि हम जब बाहर की दुनिया में देखते हैं तो वहाँ यही दवाई जो है, यही वैक्सीन जो है वो $20 में, $25 में गवर्नमेंट्स ख़रीद रही हैं, और यहाँ ये गवर्नमेंट जो है वो बड़ी अपनी मेहनत करके और बड़े अपने ताल्लुकात और ख़ारजा पॉलिसी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर बचा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल जो है हमारे मुल्क की इमेज जो है वो ख़राब हो रही होती है। यस, हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन हमें पॉलिटिक्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारी जो मुल्क की एक इमेज है उसको ऊपर करनी चाहिए। यानी कि आप देख लेना सर, इस आपके कहने का मकसद ये है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर रहे होते हैं जब आप इस तरह के मज़ाहिया बयान सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे इन रहने के लिए दे रहे होते हैं, और आप अपनी हायर अथॉरिटीज़ को खुश करने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि सियासत इबादत का नाम है, और अगर ये सियासत अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए हो तो ये आपको फ़ायदा भी देती है और आपको सुकून भी देती है। और अगर आपको फ़ायदा तभी हो रहा होता है अगर आपकी क्रेडिबिलिटी में कोई बेहतरी आ रही हो। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ताहिर साहब कि हमारी अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का बयानिया दे देकर उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दी, और इसका भरपूर फ़ायदा वो जा रहा है मौजूदा गवर्नमेंट को। अब अगर हम एक तरफ ये भी कह लें कि चूँकि अपोजिशन इंतहाई कमज़ोर इसीलिए हो रही है कि उनके बयानिए में जान नहीं है। अगर वो वक्त के ऊपर मुनासिब बयानिया इख्तियार करें, नो डाउट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल को मौजूदा गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया, फिर वैक्सीनेशन की मद में देखें कि किस कदर बचत की गई, तो मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वही बॉलीवुड की कोई दबंग किस्म की मूवी देखी और फ़ौरन बयान दाग दिया। तो नादरीन, आपने जिस तरह से मुलाहिज़ा किया और ये बात सुनी ताहिर खुर्शीद अहमद साहब से कि बिल्कुल आप बचगाना बयान एक दागा गया जो कि बिल्कुल आपकी क्रेडिबिलिटी को लूज़ करता है। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और यह चीज़ तो अयां हो गई कि मुस्लिम लीग नून और हमारी जो है अपोजिशन की जमातें हैं उनके पास शायद करने को मज़ीद कोई बात नहीं है। उनको चाहिए कि वो डायरेक्टली इनको अपोज़ करें और अपोजिशन का रोल बेहतरीन जो अच्छा होता है वो प्ले करें। जाहिर से मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली करना चाहिए। आप एक वॉच डॉग के तौर पे जो है अपोजिशन हमेशा काम करती है, लेकिन जब भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आएँ तो वो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हों जो क्रेडिबल हों। जब वो क्रेडिबल होते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, फिर ही आप एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक सियासतदान के तौर पर आते हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर वो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करेगी जो बाद में वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो आवाम आहिस्ता आहिस्ता अपने लीडर्स के ऊपर से एतमाद खोना शुरू कर देती है। और जब ये एतमाद ख़त्म होता है, अल्टीमेटली इसका अंजाम क्या होता है कि कोई बाहर से बंदा आता है और वो इन तमाम लोगों को ड्रैग करके वो अपनी एक नई किस्म की कहानी उनको सुना के और अपना बेनिफिट उठा लेता है। तो एक गुजारिश ये होगी अपोजिशन से भी, गवर्नमेंट से भी, कि जब भी हमारे वज़रा या हमारे अपोजिशन लीडर्स या उनके स्पोक्स पर्सन कोई भी बयान देते हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि शायद वो ये समझते हैं कि हमारी याददाश्तें बहुत कमज़ोर हैं।
मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात करने वाला जो अवामी रुझान है वो हमारे मुल्क में, तो हम भूलते नहीं हैं, हम प्यार से उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस तमाम अवाम जो है इस सच को जो कि आपकी तरफ से आता है वो ऐसे ही पूरे का पूरा वो एक्सेप्ट करती है, तो ये सच नहीं है। तो सच को हक के साथ और बेहतरीन फिगर्स के साथ आप लोगों तक दें, तो मेरा ख्याल है कि हम एज ए पॉलिटिशियन जो है वो इमर्ज करेंगे अपने मुल्क के अंदर। बल्कि आप देखें ना कि इस तरह के जो आपके बयानिए हैं वो एक्चुअल इश्यूज से भी आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करते हैं। फिर आप महंगाई के ऊपर बात जब करेंगे, जब आप बेरोज़गारी के ऊपर बात करेंगे, जब आप दूसरे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको शक की निगाह से देखा जाएगा। और बेहतर यही होगा कि अपने फैक्ट्स और फिगर को अपोजिशन एज़ सुन एज़ पॉसिबल सही कर ले, ताकि मामलात, सियासी मामलात पैरेलल चलते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ मजबूत अपोजिशन का होना भी अवामी फ़ायदे में होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। हमारा अगला जो इशू है, जो टॉपिक है, वो है इमरान खान ने इस कौम से अपने सियासी बयानिए में ये वादा किया था कि वो इस कौम को एक निसाब के ऊपर लेकर आएगा। और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि नेशनल सिंगल करिकुलम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। तो ताहिर खुर्शीद साहब, चूँकि आप माशाल्लाह सारी ज़िंदगी एजुकेशन को सर्व करते हुए गुजरी, किस नज़रिए से देखते हैं? और काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर कि ये यकसा निसाब पता नहीं कोई हमारे ऊपर गिर जाएगा, हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये यकसा निसाब है क्या, और फिर ये किस तरह से अप्लाई किया जाएगा हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में ना। अच्छा, ये जो यकसा हिसाब है जिसे सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं, जी जी, और थोड़ा सा इसको ना मैं बिल्कुल एक लेमैन की ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। कि जो करिकुलम है बेसिकली ये फ्रेमवर्क है, यानी कि एक हदूद आपको बयान कर दी गई कि इन हदूद में रहते हुए आप अपनी जो कुतब हैं, अपनी किताबें हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, अपना तमाम सिलेबस जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये हदूद जो है ये 2006 में जब सिंगल नेशनल करिकुलम से पहले जो नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसमें काफ़ी हद तक डिफ़ाइन कर दी गई थी, और अब थोड़ी सी उस पर इन्हेंसमेंट जो है वो की गई, और कोशिश की गई है कि हम उन बातों को जिनकी वजह से हमारे यहाँ इख्तलाफ पैदा हो रहा था उसको एक साइड पे निकाल के, और हम यकसुई के साथ तमाम कौम एक जैसी जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर जो है उसको लेके चलें। अब बात ये है कि ये एक ऐसे ही है कि आपको कहा जाए कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर आपको ये हदूद हैं जिसके अंदर आप अपने घर बना सकते हैं, अपनी इमारत को डेवलप कर सकते हैं, आप पार्क्स बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं। मैं बड़े लेमैन के पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहा हूँ। अब जब भी आप कोई वहाँ उस एरिया के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से परमिशन चाहिए कि मुझे एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो मेरा ये डिज़ाइन है, क्या ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जो है मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली आप एक नक्शा देंगे, आप उसका फ्रेमवर्क देंगे, उसके बारे में बताएंगे इसको मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, या आप अच्छे इंजीनियर्स हायर करके उस पूरे घर को बनाएंगे। अब जो अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है कि उस चीज़ को रेगुलेट करना। इसी तरह सिंगल नेशनल करिकुलम में जब भी आप अपने सिलेबस में कोई बुक ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो बुक किसी बाहर के ऑथर की लिखी होगी या आपने इन हाउस उसको डेवलप करवाया होगा, तो आप किसी अथॉरिटी के पास जाएंगे कि मैंने इस फ्रेमवर्क के तहत इस किताब को तरतीब दिया है या मैंने इसको डेवलप किया है, तो ये इसके मुताबिक जो है क्या आप ऑथराइज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप एक परमिशन लेके काम। सर नहीं, ये जो परसेप्शन दी जा रही थी कि ये कोई मखसूस एक सिलेबस होगा जो कि बच्चों को दे दिया जाएगा और सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी इदारा, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट या कोई भी स्कूल कॉलेज अगर वो चाहेगा तो उसमें क्या अपनी मर्जी की चीज़ें वो ऐड या सब्जेक्ट करवा सकते हैं? डेफिनेटली ये एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लेट्स सपोज का भी प्री स्कूलिंग में या प्राइमरी स्कूल तक जो चीज़ें दी गई हैं, अगर आप इनको गौर से देखें तो एक फ्रेमवर्क दिया गया जिसके अंदर रहते हुए आपको अपनी तमाम चीज़ें डेवलप करनी। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी किताबों को इस तरीके से प्रिंट करें कि एक ही
तरह की एक ही क्लास के लोग जो पढ़ रहे हैं और 2 डिफरेंट नज़रियात के ऊपर चले जाएं और वो नज़रियात बिल्कुल मुखालिफ सिमत के हों, तो आप सोसाइटी के अंदर हार्मनी की जगह कियोस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड कि जिन हीरोज़ को उस फ्रेमवर्क में हीरो ही कंसिडर किया गया, आप उसको विलन के तौर पर साबित कर दें, या जिन विलन्स को आपने हीरो बना के पेश किया गया है वो आपकी मर्ज़ी के होने चाहिए। नहीं, हमारा एक नेशनल एजेंडा, एक नेशनल फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क में रहते हुए आपको तमाम चीज़ें उसी तरीके से लेके चलनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें बहस करनी चाहिए थी, क्या हमारा सिंगल नेशनल कैरिकुलम जो है वो कम्पीट करता है वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त फिनोमिना चल रहा है एजुकेशन में? वहाँ पे कोई बहस नहीं चल रही कि हम क्या हमारी प्राइमरी एजुकेशन एट पार है हमारे हमसाए मुल्क इंडिया के साथ, इवन बांग्लादेश के साथ, या इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में कीनिया की मिसाल लेता हूँ, या अगर हम यूरोप तो बड़ी एडवांस हम समझते हैं कि वो एक स्टेज के ऊपर अपने बच्चों को जो है वो तरबियत दे रहा है, या यूएस के साथ या किसी भी ऐसी इमर्जिंग इकॉनमी के साथ, वहाँ ये बहस नहीं हो रही कि क्या हम उनके साथ एट पार हैं या नहीं है। बहस ये हो रही है कि मुझे अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज में उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। भाई, अगर आप जिस ज़ुबान में ख्वाब देखते हैं उसी ज़ुबान में बच्चों को पढ़ा दें। अगर हमारे मुल्क के बच्चे मेजॉरिटी जो है वो उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी, बलोची, हज़ारवी लैंग्वेज में ख्वाब देखते हैं, तो आप उनको इंग्लिश पढ़ा के उनकी क्रिएटिविटी को क्यों सल्ब करना चाहते हैं? इंग्लिश एक ज़ुबान है, वो एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, ये सब कुछ नहीं है। इसी तरीके से बाकी तमाम ज़ुबानों के ज़रिए आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो जिसमें एक्सप्रेशन अच्छा आता है उसके मुताबिक अगर हम अपनी किताबों को इंटरनेशनली जो है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऐड कर लें। जी ताहिर साहब, ये तो एक बात क्लियर हो गई कि जो बहस होनी चाहिए थी वो तो हो नहीं रही, और जो नहीं होनी चाहिए थी इररेलेवेंट बहस कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो तरतीब देने वाले ये जो एक्सपर्ट्स हैं और इस पे जो बहस करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनका ये कैलिबर है कि वो इसको चेंज कर दें और फिर इसके ऊपर कोई मौसर बहस की जाए? ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमेशा कोई ना कोई जागीरदार, कोई ना कोई सरमायादार, कोई ना कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट देख रहा होता है। तो इससे भी तो कोई शुबहात पैदा हो सकते हैं ना। क्या इसको तरतीब देने वाले लोग हैं इस काबिल ताहिर साहब कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम पे सबको मुत्तफिक करने में कामयाब हो जाएँ? अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में, बड़ा स्पेसिफिक किस्म की नॉलेज लोगों के पास है और वो अपनी उस डोमेन से बाहर निकल के सोचते नहीं। मिसाल के तौर पे जो एक्सपर्ट्स इसके अंदर ऐड इन किए गए वो बड़े अच्छे स्कूलों से, जिसको हम ब्रांड स्कूल्स कहते हैं, उसके अंदर से उन्होंने लिए। अब उनका एक स्पेसिफिक माइंड सेट है सोचने का। वो ये नहीं सोच सकते कि जो बंदा लाड़काना के एक छोटे इलाके में बैठा हुआ है उसके बच्चे को किस तरीके से उसके अंदर का जो एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी है उसको इवोक किया जाए। या एक शख्स जो है फ़र्ज़ करें कि वो एक बहुत बड़े दूसरे ब्रांड स्कूल से आया और उसने लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो किताब लिखनी शुरू कर दी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो टिपिकली ट्रेंड हो कि किताब लिखी कैसे जाती। हाँ, उनकी कुछ ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन टिपिकल ट्रेनर्स शायद आटे में नमक के बराबर भी नहीं। बिल्कुल सही। और रही सही कसर जो है वो हमारे पब्लिशर्स हजरात ने पूरी कर दी है। वो अपनी ही मर्ज़ी के जो जितने भी राइटर्स हैं जिनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, और उनको मालूम ही नहीं है कि दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ कैसी कैसी टेक्निक्स के ज़रिए जो है बच्चों के अंदर जो है इस एक्सपोनेंशियल वर्ल्ड जो इस वक्त डिजिटलाइजेशन का वर्ल्ड है उसके अंदर उनको कोप अप करवाया जा रहा है थ्रू देयर एजुकेशन। अब किसी भी पब्लिशर के पास चले जाएं, आप उनसे बोलें कि आपने कितनी किताबें लिखी, वो आपको कहेगा 50, 100, 150, 200। उनसे पूछिए लिखने वाले हजरात हैं कौन, उनसे पूछिए इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनके पास सर्टिफिकेशन क्या है, इनकी अपडेशन क्या है, इन्होंने कहाँ इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड करिकुलम डिज़ाइन करने की, या नेशन के लेवल के ऊपर कहाँ इन्होंने करिकुलम डेवलप किया। अब जब ये सारी ही चीज़ें नहीं हैं तो जो करिकुलम डेवलप किया जा रहा है वो क्या होगा, वो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो उन्होंने पढ़ा था उसी की थोड़ी सी रिफाइन फॉर्म को लेके आ रहे हैं। जबकि करिकुलम से मुराद ये है कि नेक्स्ट 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर क्या होने वाला है। अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया ने
अपने पूरे करिकुलम को जो है वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग एड इन कर ली है। हमारे यहाँ कंप्यूटिंग जो कि बैकबोन होगी, जैसे अभी खान साहब भी कह रहे हैं कि जी मैं AI के ऊपर काम करना चाहता हूँ, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंसेस पे काम करना चाह रहा हूँ। एक बच्चे को 13 साल आप स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी कि आज से 13 साल के बाद जो आने वाला बच्चा, अगर उसको कंप्यूटिंग की अलिफ बे भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं प्रोग्रामिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, ये तमाम चीज़ें, तो वो 13 साल के बाद जब वो स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाली साइड के ऊपर जाएगा तो वो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये अलमिया है, क्योंकि ये जो लोग जो इस वक्त हमारा ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको जो डिज़ाइन कर रहे हैं शायद उनकी अपनी सबसे पहले तरबियत होने वाली है। उनको सबसे पहले बताना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है और भाई तुम क्या डिज़ाइन कर रहे हो। मतलब यही है ना सर, मुख्तसर तौर पे हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड करता है इसकी ये कितना इफ़ेक्टिव होगा कि इसके पीछे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस काबिल होने चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसी तरतीब दें जो हमारे लिए आसान हो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम पूरा सच। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और प्रोग्राम है पूरा सच और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खुर्शीद अहमद साहब। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम एक बड़ा ही आसान टॉपिक है, बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला गुज़श्ता 70 साल से ना सिर्फ जारी है बल्कि अब गुज़श्ता मोदी के दौर से इसमें ज़्यादा शिद्दत आ गई है। फिर आप देख लें जिस तरह से उन्होंने वादी में लॉकडाउन रखा, कर्फ्यू, और फिर यासीन मलिक हों, उसके अलावा मीर वाइज़ उमर फ़ारूक हों, या फिर सैयद अली गिलानी जैसे अजीम और बड़े रहनुमा और लीडर हों, तो उनके ऊपर ज़िंदगी को पहले तंग किया गया और तो और भारत का नाम नेहाद जमहूरी चेहरा तब बिल्कुल दुनिया के सामने आया हो गया जब उन्होंने जनाजे को भी इजाज़त ना दी ताकि उसमें कश्मीरी अपने जो उनका लीडर है उसको ट्रिब्यूट पेश कर सकें, उसके जनाजे में शरीक हो सकें। तो ये वो बातें होती हैं जो आपका इमेज दुनिया में डेवलप कर रही होती हैं। आप अपने मुंह जितने मर्जी मियाँ मिट्ठू बनते रहें, लेकिन जब तक आपको दूसरे लोग तारीफ़ ना करें तो आपके उस मियाँ मिट्ठू बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही हमारा हमसाया मुल्क भारत गुज़श्ता 70 साल से करता आया है कि अपने आप को जमहूरियत पसंद, जमहूरी कौम कहते हुए उनको शर्म भी महसूस नहीं होती शायद ना। ताहिर साहब, देखें कि 70 साल से उनका जुल्म कश्मीरियों के ऊपर जारी था, तो उनका एक बड़ा नाम सैयद अली गिलानी, उनकी डेथ हुई, तो उनके जनाजे में क्या शिरकत करना उनका हक नहीं था? सबसे पहली तो बात है कि हम अल्लाह ताला सैयद साहब के दर्जात जो हैं वो बुलंद करे और उनको अपनी जन्नतों में बेहतरीन जगह और मुकाम अता फरमाए। उनकी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद, बहुत लंबी जद्दोजहद है, और ये वो जद्दोजहद है जो हर नया कश्मीरी नौजवान जो है या दुनिया में रहने वाले हर वो शख्स जो ये चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी की मर्ज़ी और अपनी ज़िंदगी के ख़यालात के साथ वो अपनी ज़िंदा जो है ज़िंदगी को गुजारा करे, उनके लिए वो मशवरे रहा है। मेरा ख़्याल है कि मीर गिलानी साहब जो हैं हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस दौर का, आप जैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने फरमाया भी कि वो कायद हैं, वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए रोल मॉडल हैं कि कभी ना झुके और ना ही उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और हमेशा उन्होंने अपनी कौम के लिए, कश्मीर कॉज के लिए एक बड़ा फर्म और बड़ा क्लियर कट स्टैंड जो है वो उन्होंने वो लिया। और आज जो जमहूरियत का दावेदार, दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क है, जिसको हम भारत कहते हैं, कभी हम उसको इंडिया कहते हैं, उसके तो अपने भी नाम नहीं उनको मालूम कि वो किस किस नाम से वो अपने आप को पुकारते हैं, क्योंकि वो मल्टी फेज़ कंपनी है, फेसिस के हिसाब से मुल्क बना हुआ है। कहीं वो अपने योगियों को आगे करके तो अपने आप को बड़ा लिबरल साबित कर अपना बहुत ही पोलाइट फेस आगे लाते हैं, कभी वो मोदी जैसे फासिस्ट को सामने ला के बताते हैं असल में अंदर से वो हैं क्या। वो जमहूरियत नाम के ऊपर मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा दाग है। बिल्कुल सही। वो एक काबिज़ है, वो काबिज़ हैं मुख्तलिफ़ कौमों के ऊपर। कश्मीर एक पार्ट है, नागालैंड एक पार्ट है, इसी तरह पंजाब है, या बाकी बहुत सारे
कौमें जो कि इस मुल्क के अंदर जिसको वो एक समझते हैं कि हमने जमहूरी अंदाज से मैनेज किया हुआ है, मेरा ख्याल है एक वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। वो एक्चुअली एक काबिज़ीन का एक ग्रोह है जो डिफरेंट तरीक़ों के से इन मज़लूम लोगों को जो अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए गामज़न है उनको बहकाता है, कभी डराता है, कभी फुसलाता है और अल्टीमेटली अपने आप को बढ़ाने के लिए और हिंदुत्व को आगे फ़रोग देने के लिए वो कोशिश है। और देखें ना तारिक साहब, जिस तरह से अब ये देखें कि ये मुख्तलिफ़ औकात में इनका नाम नहाद चेहरा दुनिया के सामने नज़र आता रहा है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का वाक़या हो, फिर उसके बाद इन्होंने सिखों के साथ, सिख आप देख लें इंतहाई जनरल और पोलाइट कौम है, अब तो वो बिज़नेस में चले गए हैं और सारे यूरोप में रहते हैं, बड़ी सिविलाइज्ड एक नेशन है सिखों की भी। फिर गोल्डन टेम्पल का वाक़या हुआ, फिर कश्मीर है, फिर जिस तरह से आपने कहा कि ये मुख्तलिफ़ कौमों के पर ये काबिज़ हैं, तो इनको इस तरह से दुनिया को भी चाहिए कि वो इंडिया को वक्तन फ़वक्तन, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, और मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक नेकी है जो दुनिया को भारत का चेहरा दिखाकर डरा रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुदारा आप इस बुनिया से, इस भारत से आपने कहा कि इनके नाम भी सेम नहीं हैं, नाम भी 3-4 किस्म के हैं। तो सैयद अली गिलानी साहब जो थे वो एक अजीम रहनुमा और सियासतदान और लीडर थे, और लेकिन आप जिस चीज़ को जितना दुबाते हैं वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से वो आतिश फिशा फट जाता है। और यही देखा गया है कि गुज़श्ता हम अगर 4-5 साल में ही देख लें तो ऐसे ऐसे कश्मीरी नौजवान उभरे हैं जिन्होंने इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो एक शदीद कर्फ्यू वहाँ पे नाफिज कर दे। अब वहाँ पे आप देख लें कि किसी भी किस्म की अब दुनिया एक तरफ तो ताहिर साहब दुनिया बिल्कुल अपोज़ करती है और आज़ादी इजहार के नाम पे लोग सड़कों पे निकल आते हैं, और फिर यूरोप कहता है कि हम बिल्कुल इजहार की आज़ादी होनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ कश्मीर में आप देख लें कि वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात भी नहीं हैं, वहाँ पे टेलीफोन भी मुनक़ता हैं, इवन के वहाँ पे जो नेशनल टेलीविज़न चैनल्स हैं, रेडियो है, उसको भी खुल के नहीं बोलने दिया जाता। तो ये दोहरा मेयार है दुनिया का, लेकिन बात फिर वही है कि दोहरा मेयार ज़्यादा पायदार नहीं होता, किसी ना किसी स्टेज पे जाके आपकी एंडिंग पॉइंट जो है वो आ जाता है। डेफिनेटली जाहिर सा बात यह है कि यहाँ कुछ मैं समझता हूँ कि कोताही जो है हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ के बिहाफ पे भी हुई कि हमें दोस्ती करनी है, ये हमारे हमसाए, हमारी रियलिटी, हम अपने हमसाया चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरा हमसाया बदमाश है तो मैं उसको अच्छा भी नहीं कह सकता। मेरा हमसाया करप्ट है तो मैं उसके गुण नहीं गा सकता। अगर मेरा हमसाया काबिज़ है तो मैं उसको शरीफ डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे प्रीवियस हुक्मरानों को भी चाहिए था कि दोस्ती का हाथ हमेशा बराबरी की बुनियाद के ऊपर बढ़ाया जाता है, क्योंकि उधर से एक हाथ और हमारी तरफ से एक हाथ, यानी कि जब भी हम बढ़ाएंगे हाथ तो हम बराबरी की बुनियाद पे हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम हर वक्त झुक के उनको सलाम करके उनसे ट्रेड मांगने के लिए या उनके साथ बाकी ऐसे ताल्लुकात कायम करने के लिए जिनकी वजह से शायद उनके अपने जो हुक्मरानी उसमें तवालत आए, तो अल्टीमेटली वो क्या पे करता है? वो पे करता है कि जुल्म ज़्यादती होने के बावजूद दुनिया ये समझती थी कि ये एक बड़ी जमहूरियत है, लेकिन करंट रजीम ने मेरा ख्याल है कि इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सपोज किया है। और जैसे कि हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का एक इसको खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये बड़ी हद तक दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गए हैं कि इंडिया जो है वो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी माल जान इज़्ज़त को महफूज नहीं समझ रहे, चाहे वो इन केस हो जैसे आपने फरमाया वो हमारी पूरी सिख बरादरी है, कश्मीरी भाई हैं, नागालैंड वाले, इवन उनकी अपनी निचली ज़ात के हिंदुओं को जिस जुल्म और ज़्यादती के साथ जो है वो मारा जाता है, मुसलमानों को मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर जो है वो कत्ल किया गया, या सिखों के साथ या बाकी लोगों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ बुरा सलूक किया गया, तो ये इस बात की दलालत है कि वो जमहूरियत पसंद नहीं है, वो जबर पसंद कौम है। बिल्कुल, जिस तरह से तारिक साहब थोड़ा सा और भी रोशनी डालिएगा कि हम
जो इंडियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि हम तो मालिक हैं कश्मीर के, लेकिन जो असल है वो ये है कि ये मालिक नहीं काबिज़ हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि मालिक और काबिज़ में फ़र्क क्या होता है, ज़रा ये भी काइंडली थोड़ा सा ना डिटेल से बता दें ताकि क्लियर हो जाए कि ये मालिक हैं या ये काबिज़ हैं। देखिए, मालिक और काबिज़ में तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है। काबिज़ हमेशा जबर के ज़रिए जो है किसी चीज़ को, मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर जो है वो सल्लत करने चाहता है। जैसे कि हमेशा जो काबिज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ताकत से, अपने पैसे से या अपने बाकी असर व रसूख से मेजॉरिटी को महकूम बना के अपने तरीके से, उनको कहते हैं, ज़िंदगी बसर करें। जो मालिक है या दोस्त है, जो जमहूरियत पसंद है, वो तो आवाम को अपने साथ लेके चलेगा। वो तो इवन उनको तमाम राइट्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उनमें से है। जब आप उनमें से नहीं होते और आप कहीं और से आते हैं तो फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं जो आज के दिन में कश्मीर में हो रही हैं, वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। कि आप उनके इलेक्शंस देख लें तो चंद लोग जो कि थोड़ा सा पैसे लेके या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होके वो अपनी साख को या अपनी नस्लों को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं। उनके अलावा तो मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीर उन्होंने कभी किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कौन सी जमहूरियत। ये तो ऐसे ही है कि चौधरी अपने घर में दावत पे किसी बंदे को बुला के 2-4 को खाना खिला दो कि ये पूरा गांव मेरे साथ है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये वो चौधरी के साथ मिलने वाले 2-4-6 लोग हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। और आप इनको भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा है कि जो हमने या हमसे जो प्रीवियस जो हमारे लीडरान थे उन्होंने जो गलती की है, अब वो और उनकी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो शायद उसको पे करेंगी। तो आज भी अगर वो अक्ल के नाखून ले लें और आज भी वो मेजॉरिटी ऑफ दी जो कश्मीरीज़ हैं जो अपने हक़ खुद इरादियत के ऊपर कायम है, उनके साथ खड़े हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये इंडियन जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त ताहिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कब्ज़ा एक लिमिटेड एक टाइम के तहत और एक वक्त तक हो सकता है। उसके बाद तो कोई भी चीज़ वो आप उससे तंग हो जाएं तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ गुजारा करना। इसकी एक ज़िंदा और जावेद मिसाल हमारे सामने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है कि दुनिया की पहले एक बड़ी सुपर पावर रशिया में जहाँ तक तसव्वुर था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी इनको भी ज़वाल आएगा, ये भी ज़वाल पजीर होंगे, उसको हमने अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। लेकिन उससे सबक नहीं सीखा दुनिया की मौजूदा सुपर पावर यानी कि अमेरिका ने। इन्होंने वहाँ पे 20 साल कोशिश की, पैसा भी लगाया, टाइम भी वेस्ट किया, अपने अफवाज के जो जवान हैं इन्होंने लाशें भी उठाई, लेकिन बज़िद थे कि हम अफ़गानिस्तान को किसी न किसी तरह कैप्चर करने में और फिर इसके ऊपर काबिज़ रहने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक तवील एक जद्दोजहद तालिबान की थी, वो जिस तरह से भी गारों में रहे, रूखी सूखी खाते रहे, लेकिन आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। उन्होंने अमेरिकन्स को एक्सेप्ट नहीं किया अपने ऊपर, उन्होंने उनको काबिज़ीन समझा। और वही आपके वाली बात आ जाती है मालिक और काबिज़ में कि उन्होंने इनको मालिक नहीं तस्वर किया, काबिज़ तस्वर किया। और फिर बिलाखिर पूरी दुनिया ने दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत यानी कि अमेरिका को वहाँ पे मैं कह दूँ कि ज़लील ख्वार होते हुए हमने सबने देखा। अब वो एक वक्त वो था कि जब ये दुनिया को डिक्टेट कर रहे होते थे और फिर आपकी गलतियां आपको एक ऐसी जगह पर ले आई जहां आप बिल्कुल बंद गली में आ गए, ना आप आगे जा सकते हैं ना आप वहां से पीछे जा सकते हैं। वही पाकिस्तान जिसको आप डू मोर कह कर आप तंग कर रहे थे और आप मजबूर हो गए आप उसको कहने के लिए कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस। अब ये नौबत आ गई कि आपने पहले अड्डे मांगे, अड्डे नहीं मिले और फिर बिल आखिर आप मजबूर हो गए और आपने कहा और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हमें कोई सेफ एस्केप ही दे दे वहाँ से। और आप देख लें अब जिस तरह से उनकी ये गलत फहमी थी कि हम इवन के पहले कब्ज़ा उनकी गलत फहमी थी, इस गलत फहमी में रहे कि हम यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे अपने डेरे जमा लेंगे। फिर उनको चाहिए था कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल यहाँ से निकल जाते, उन्होंने निकलने में भी देर कर दी और कोताही की और फिर वही स्टेज आ गई कि आपको वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया। आप अपना बिलियन ऑफ रुपीज़ का जो जंगी साजो सामान है वो भी आप तालिबान को गिफ्ट करके मजबूरन या तो आप सामान लेके जाते या अपनी आवाम लेके जाते।
तो मौका गनीमत जानते हुए अमेरिका ने वहाँ से अपनी अफवाज को निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देख लें कि गुज़श्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका भी हुआ जिसमें अमेरिकन फ़ौजी हलाक हुए और उनको काफ़ी जानी नुकसान पहुँचा। तो कब्ज़ा फिर वही एक लिमिटेड सोर्सेज तक होता है। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि वहाँ पे तालिबान अब मुकम्मल तौर पे उन्होंने जितने भी उनके इलाके थे उनके ऊपर उनका कंट्रोल बिल्कुल उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। और मुल्ला ब्रादर को गुज़श्ता दिनों शेरवानी भी सदारती पहना दी गई है। और लेकिन ताहिर साहब, ये जो मौजूदा तालिबान हैं, ये तालिबान क्या ये अपनी गुज़श्ता गलतियों से, कोताहियों से ये सीख कर आए हैं? क्या ये सिविलाइज तालिबान हैं? और क्या ये अब मौजूदा दौर में जो चैलेंजेस हैं, जो मौजूदा दुनिया जिस पेस से चल रही है, अब दुनिया बड़ी सिविलाइज्ड हो चुकी है, हर बंदे को अपने अपने घर की फ़िक्र है, हर बंदा चाहता है यार मेरा घर ठीक रहे, बाहर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या तालिबान अब इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि वो आगे मुस्तकबिल में जाके दुनिया के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे और अफ़गानिस्तान को बेहतर तरीके से चला सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी कि काबिज़ जो है ना, उसके जो मुक़द्दर में हज़ीमत ही होती है हमेशा से। बिल्कुल ठीक। जो भी काबिज़ होगा वो अल्टीमेटली रुसवा होकर निकलेगा। जैसे एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। तो जो नहीं समझता वो मिट जाता है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो भी आपने बयान की कि एक सुपर पावर जो है रिसेंटली, यानी कि उनके जो सबसे करीब एलाय थे जिसके बारे में बुश जूनियर ने भी कहा था, वो हमारा सबसे बड़ा एलाय है ब्रिटिश आर्मी। उनके कल एक स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि वी डोंट थिंक कि अमेरिका इज़ सुपर पावर एनी मोर। हाँ, वो एक बड़ा मुल्क, ताकतवर मुल्क है, बट ही इज़ नॉट द सुपर पावर। तो उनके सबसे करीबी साथी ने भी उनकी एक पोजीशन जो है उसको एक्सेप्ट करने से मुकम्मल तौर पे जो है वो इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ी हजीमत है। इसलिए आप किसी एक कमज़ोर तबके पर जब भी कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं और वो मुत्तहद हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका अपनी बड़ा स्टेक भी जो है वन फाइन डे आप उससे भी हाथ धो बैठे। तो ये बिल्कुल ट्रू हुआ अमेरिका के साथ। और अब जो तालिबान हैं, जो इस वक्त करंट रिजीम है, दे आर द सन ऑफ द सॉइल एक्चुअली। जो अब इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये वो लोग हैं जिनका ये मुल्क है, और जिनका ये मुल्क है वो खुद ये डिसाइड करेंगे कि हमारे मुल्क को कैसे चलाना चाहिए। और ये ममालिक जो हैं वो आइसोलेशन में नहीं रहते। डेफिनेटली अगर इनको ये मुल्क चलाना है तो उनको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ और अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनकी रियलिटीज़ को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ और अपनी जो है फ्रेमवर्क को बनाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर वो इतने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और इतने अच्छे फ्रेमवर्क के साथ आएंगे कि वो अपने हमसाया ममालिक और ग्लोबली वो उन तमाम चैलेंजेस को अच्छे तरीके से कोप अप कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट रन कर सकते हैं। नाउ इट्स डिपेंड टोटली ऑन दी पीपल जो इस वक्त राइट नाउ जो गवर्न कर रहे हैं कि वो इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। अब देखने में जो आया है, जो करंट हमारा सिनेरियो डेवलप हुआ, उसमें ऐसे लगता है दे हैव लर्न फ्रॉम देयर प्रीवियस मिस्टेक्स। कुछ चीज़ें जो प्रीवियसली विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब वो आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने उन चीज़ों को तर्क करके और अपनी तरीके का एक निज़ाम जो है वो वज़ा कर रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी। और जैसे बहुत सारी रिजीम हैं, जैसे चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, या रशिया जो